जो बॉडी आपकी होती है ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक आपका होगा रिजिड बॉडी, दूसरा आपका होगा डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसमें किसी भी टाइप का कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वॉट एवर बी द टाइप ऑफ लोड एंड देयर मैग्नीट्यूड। आप किसी भी अमाउंट का कितना भी हैवी से हैवी आप लोड अप्लाई कर दो किसी बॉडी के ऊपर, और अगर उस बॉडी में कोई चेंजेस ना हो, कोई भी चेंजेस ना हो, उसके अंदर इंटरनल चेंजेस अगर नहीं होती है, तो दैट बॉडी इज नोन एज रिजिड बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। दूसरा एक होता है बॉडी आपके डिफॉर्मेबल बॉडी। ये जो डिफॉर्मेबल बॉडी है ये नाम से ही क्लियर है, डिफॉर्मेबल बॉडी ये नाम से ही क्लियर है कि बॉडी क्या करेगा, हमारा डिफॉर्म करेगा। ऐसा बॉडी जिसमें आप लोड लगाओ और लोड लगाने की वजह से उसके शेप में चेंजिंग आ जाए, उसके साइज में चेंजिंग आ जाए, उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशंस हो जाए, कुछ स्ट्रेस कुछ स्ट्रेन का वेरिएशन आ जाए, यानी समथिंग उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहे, इंटरनल चेंजेस, दैट काइंड ऑफ बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मेबल बॉडी। नाम से ही क्लियर है, ये वर्ड्स जैसे आप बोलोगे, प्रोनाउंस करोगे, आपके माइंड में एक इसका मीनिंग जो आएगा उसी इमेज उसी मीनिंग के साथ इसका डेफिनेशन से रिलेट करते हैं। आपने जैसे बोलते हो डिफॉर्मेबल, डिफॉर्म कर रहा है, डिफॉर्म का मतलब वो चेंज कर रहा है, यानी आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे उस बॉडी के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो क्या करेगा, चेंज करेगा। एंड रिजिड, रिजिड का मतलब आपने बातों बातों में बहुत बार ये यूज भी किया होगा सेंटेंस कि यार वो बंदा बहुत रिजिड है। रिजिड का मतलब काफी वो बात समझने वाला नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर बातों का कोई असर नहीं होता है, कुछ भी आप उसको समझा लो, बता दो, कुछ भी असर नहीं होता है, तो दैट काइंड जो बिहेवियर है उसको रिजिड बोलते हैं। सो बॉडी दो तरह के होंगे, एक रिजिड, दूसरा डिफॉर्मेबल। रिजिड का मतलब क्या होता है, ऐसा बॉडी जो डिफॉर्म नहीं हो। डिफॉर्मेबल क्या होता है, ऐसा बॉडी जो क्या कर जाए, डिफॉर्म कर जाए। ठीक है, अब ये जो डिफॉर्मेबल होते हैं इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशंस होती है। अभी मैं आपको यहां से दिखाऊंगा, तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स का एनालिसिस आप यहां से कर सकते हैं इस बॉडी के क्लासिफिकेशन से। तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स, ठीक है, तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स, और जो तीनों ही सब्जेक्ट्स सिविल मैकेनिकल के लिए कंबाइंड है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी ये चीजें होती हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी ये चीजें होती हैं। सो तीनों सब्जेक्ट्स जो है वो कंबाइंड पेपर हो जाएगा और ये एनालिसिस यहां से अलग अलग डायरेक्शंस में चला जाएगा। अगर आपने बॉडी को डिफॉर्मेबल मान लिया, लेट्स सपोज मैंने एक ऐसा बॉडी एज्यूम कर लिया, एक ऐसा बॉडी कंसिडर कर लिया जिसके ऊपर मैं फोर्स का एप्लीकेशन करता हूं, देन बाय द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स बॉडी गेट चेंजेस, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा हो, है ना, उसके लेंथ में चेंजेस आ गई या उसके डायमीटर में चेंजेस आ गया, उसका डायमेंशन चेंज कर गया। अगर ऐसा बॉडी है तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिफॉर्मेबल बॉडी बोलेंगे। तो डिफॉर्मेबल में आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना होगा। अब मैं उस फोर्स की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिस फोर्स ने उस बॉडी को क्या किया, चेंज किया, उसके शेप में, उसके डायमेंशन में चेंजिंग लाया, उस फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हैवी है, यानी कंसिडरेबल अमाउंट में है, जिसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, तो वैसे फोर्स की वजह से जो बॉडी में चेंजेज आ रहा है उस बॉडी को हम लोग नाम देते हैं सॉलिड बॉडी। सॉलिड बॉडी, यस, आपने सही सुना, सॉलिड बॉडी, है ना। सॉलिड बॉडी, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिथ होता है कि सॉलिड बॉडी का मतलब ऐसा बॉडी जिसके शेप, साइज और वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं हो। ये कॉन्सेप्ट जो है वो 10th लेवल तक ही सही है, 9th 10th लेवल तक। जैसे जैसे आपका जो एजुकेशन है वो एडवांस होता जाएगा, आप चीजों को समझते जाओगे। बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो उस लेवल तक सही होती है क्योंकि वहां तक उतना रिसर्च आप नहीं कर रहे होते और वहां तक उतना डेप्थ मीनिंग उसकी नहीं क्लियर होती है, ठीक है। तो सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन वहां पे दी जाती है। जैसे सॉलिड बॉडी का मतलब 7th 8th 9th क्लास में आपको एक सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि ऐसा बॉडी जिसका शेप साइज चेंज ना करे वो सॉलिड है। ऐसा बॉडी जिसका शेप साइज चेंज कर जाए अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, अकॉर्डिंग टू द बीकर, उसको लिक्विड बोलते हैं। और गैसियस आपका जो है वो गैस फेज में आ गया। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में ये आपने चीजें पढ़ रखा होगा, बट मैं अभी यहां पे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि सॉलिड बॉडी का मतलब ये नहीं कि उसका शेप और साइज चेंज नहीं करता है। सॉलिड बॉडी का मतलब ये होता है कि उसके शेप और साइज में चेंजेस होंगे, उसके अंदर डिफॉर्मेशंस होगी, बट उस डिफॉर्मेशंस को कराने के लिए आपको एक कंसिडरेबल, एक हैवी अमाउंट का लोड उसके ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर आपने हैवी अमाउंट का लोड ट्रांसफर किया उसके ऊपर और फिर चेंजेस अगर आता है तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं कैसा, सॉलिड बॉडी। क्लियर है? नेक्स्ट,
लेकिन अगर उसी फोर्स के बारे में, फिर से मैं फोर्स पे ही आता हूं, अगर जो फोर्स आपने बॉडी के ऊपर लगाया, जैसे मान लीजिए ये मटेरियल है और इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो आफ्टर एप्लीकेशन दैट फोर्स, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड देखी जाएगी। अगर ये मैग्नीट्यूड काफी हैवी अमाउंट का है तो इसको सॉलिड बॉडी बोल देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिस पर जो फोर्स की एप्लीकेशन आप करते हो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड काफी नेग्लिजिबल, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है, ठीक है, जिसको आप कैलकुलेशन पर्पस में काफी उसकी वैल्यू जो है वो पॉइंट में समथिंग ऐसा फोर्स आपने अप्लाई कर दिया और फिर भी बॉडी का डायमेंशन चेंज हो जा रहा हो, बॉडी के अंदर सेफ चेंज कर रहे हो, उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रही हो, तो वैसे बॉडी को बोलते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं फ्लूइड। दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्लूइड। सो अगर मैंने डिफॉर्मेबल बॉडी कंसिडर कर लिया, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने कौन सा बॉडी कंसिडर कर लिया, डिफॉर्मेबल, तो डिफॉर्मेबल बॉडी अगर कंसिडर कर लिया और इस डिफॉर्मेबल में मैंने कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लोड कंसिडर कर लिया, अमाउंट ऑफ लोड कैसा, कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब एक हैवी अमाउंट ऑफ लोड कंसिडर कर लिया, तो ऐसे केस में जो बॉडी आप बोलोगे उस बॉडी को हम लोग कैसा बॉडी बोलेंगे, सॉलिड, इसको हम लोग कैसा बोलेंगे, सॉलिड। ओके, एंड नेक्स्ट, अगर आपने जो फोर्स लिया नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोड, अगर आपने जो लोड कंसिडर किया, जो आप अप्लाई करने वाले हो, वो लोड अगर नेग्लिजिबल हो गया तो उस नेग्लिजिबल के केस में इसको हम लोग बोलेंगे कैसा, फ्लूइड। तो ऐसा बॉडी जिसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोड पर ये डिफॉर्म कर जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलेंगे। क्लियर है? और ये कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। लेकिन एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आप मैकेनिक्स में इन बॉडीज का यूज नहीं करने वाले हो, बिकॉज अगर आप डिफॉर्मेबल बॉडी लेंगे तो उसमें शेप का चेंजिंग होगा, उसके अंदर लेंथ चेंज करेगा, डाया चेंज होगा, फिर आप जो एनालिसिस करोगे जिस सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। यहां से अगर मैं फर्दर आगे की तरफ बढ़ता हूं, यहां से जो आपका सब्जेक्ट बनेगा वो बन जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम। इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कब बोला जाता है। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होती है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो आपका कोर पेपर होता है, सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए कंबाइंड पेपर ही है, उसमें हम लोग जो ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं वो कैसा कंसिडर करते हैं, सॉलिड। ठीक है, उसमें कैसा कंसिडर किया जाता है, सॉलिड। बट इन केस ऑफ फ्लूइड, अगर आप यहां पे डिफॉर्मेबल ही है, ये भी डिफॉर्मेबल ही है, बट ये डिफॉर्मेशन कैसा होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोड की वजह से होगा, यानी बहुत ही कम, बिल्कुल सा छोटे से मैग्नीट्यूड का आप फोर्स लगा दो और उस पर डिफॉर्मेशन हो जाए। वाटर, अगर आप लिक्विड, एक वाटर ले लो, लिक्विड कोई भी आप ले लो और उसको सरफेस पे आपने डाल दिया, तो सरफेस पे गिराने के बाद उस पे आप अगर हल्का सा एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोड लगा दे, आप हल्का सा अगर फ्लिक भी करते हो, ऐसे आप हल्का सा ऐसे फ्लिक कर दें, तो इस फ्लिक की वजह से भी उस वाटर में क्या होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ लोड की वजह से अगर डिफॉर्मेशन आ जाए तो ये सब्जेक्ट आपका बन जाएगा यहां से कौन सा, फ्लूइड मैकेनिक्स। यहां से जो सब्जेक्ट बन जाएगा ये कौन सा बन जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम लोग कौन सा बोल देंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर? तो ये आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट की तरफ जाएगा, ये आपके फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ जाएगा। बट हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कौन सा सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो हम लोग बॉडी कंसिडर करेंगे वो बॉडी हमारी कैसी होगी, रिजिड। ठीक है, ये बॉडी हमारी कैसी होगी, रिजिड होगी, रिजिड बॉडी होगी। क्यों रिजिड बॉडी हमने लिया, बिकॉज रिजिड बॉडी का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर इंटरनल चेंजेस नहीं होंगे, यानी हमें मैकेनिक्स में बॉडी का एक्सटर्नल बिहेवियर देखना है। जब उसके ऊपर फोर्सेस वगैरह लगते हैं, जब आप उसके ऊपर फोर्स वगैरह लगाओगे, कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट्स है, ठीक है, आप कोई इक्विपमेंट्स डिजाइन कर रहे हैं, कोई मशीन डिजाइन कर रहे हो आप, तो उस मशीन का जो पार्ट्स है, ठीक है, उसको अगर रिजिड मान लिया जाए, ऐसा होता नहीं है रिजिड, लेकिन रिजिड अगर हम आप मान ले तो, और उसके ऊपर आप जब फोर्स लगा रहे हो तो उस फोर्स की वजह से एक्सटर्नल बाहर में क्या चेंजेस आएगा, वो बाहर से कैसा बिहेव करेगा, किस तरीके का वेरिएशन शो करता है, उसकी एनालिसिस, उस पूरे बिहेवियर का एनालिसिस हमें करना है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कौन सा सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो फिर यहां से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा कौन सा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यहां से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, रिजिड बॉडी जो होती है वो आइडियल बॉडी होता है, हाइपोथेटिकल होता है, ये एजम्पशंस होता है। क्या आप मुझे बताना, आप सोचो जरा वीडियो को रोक करके और आप ये चीज सोचना
कि क्या कोई भी ऐसा बॉडी आपकी इमेजिनेशन, आपके माइंड में ऐसा आ रहा है जिस बॉडी के ऊपर कोई भी किसी भी हैवी से हैवी अमाउंट को, लोड को मैं ट्रांसफर कर दूं और उसमें किसी भी तरीके का कोई डिफॉर्मेशन ना आए? कोई दिख रहा है क्या ऐसा बॉडी? कोई भी बॉडी आपके माइंड में अभी ऐसा आ रहा हो, आपको दिख रहा होगा कि कोई हैवी सर, बहुत ज्यादा बड़ा हैवी कोई स्ट्रक्चर ले ले, या कोई लोहा ले ले, आयरन स्टील रॉड ले ले, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरी ऑब्जेक्ट, सारे के सारे ऑब्जेक्ट, सारी के सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो डिफॉर्म हो सकते हैं। कंडीशन है कि उस अमाउंट का लोड लगाना पड़ेगा। आप जितना ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल कंसिडर करोगे उसको डिफॉर्म करने के लिए, उतनी हैवी लोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लियर है ये पॉइंट? सो रिजिड बॉडी को हम लोग आइडियल बॉडी मानते हैं। एक्चुअली अपने यूनिवर्स में, अपने एटमॉस्फेयर में इस तरीके का बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर सर एनालिसिस क्यों कर रहे हो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता? तो है ना क्वेश्चन कि सर जब ये अपने एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अर्थ सरफेस पर ऐसा कोई बॉडी है ही नहीं, एक्चुअल में प्रैक्टिकल वे में ऐसा कोई मार्केट में बॉडी नहीं है, तो फिर इसके ऊपर एनालिसिस करके फायदा क्या अपने को? तो सर फायदा ये है कि मैंने जो बॉडी कंसिडर किया वो बिल्कुल आपकी सॉलिड बॉडी ही है, वो डिफॉर्मेबल ही है। जो यहां पे आप देख रहे हो वो डिफॉर्मेबल ही है, लेकिन इसी बॉडी का मुझे दो अलग अलग फीचर्स का एनालाइजेशन करना है। एक, जब फोर्स में लगाता हूं तो एक्सटर्नल कैसा ये बिहेवियर शो करेगा और इंटरनल कैसा बिहेवियर ये शो करेगा। क्लियर है? ध्यान से समझना इस पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। बहुत सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है, वो मान लेते हैं रिजिड बॉडी होता है, बट रिजिड बॉडी नहीं होता। एक्चुअल में रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन फिर जब एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो फिर इसको सब्जेक्ट में पढ़ने का फायदा क्या? क्या मतलब है फिर इस बॉडी के एनालिसिस का? तो फायदा ये है सर कि अगर आप जो बॉडी कंसिडर करोगे और उसमें फोर्स आपने लगाया और आपको लेट सपोज बाहर के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में एनालाइजेशन करना है, तो जब आपके बाहर के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में एनालाइजेशन करना है तो मुझे इंटरनल वाली चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जब आप अप्लाई करेंगे तो उस मैथमेटिक्स में वेरिएशन कोई एक ही आप दिखा सकते हो, या तो एक्सटर्नल वेरिएशन दिखाएंगे आप, या तो इंटरनल वेरिएशन दिखाएंगे। तो हमें मैथमेटिकली चीजों को एक्सप्लेन करना है, चीजों को समझना है, उनके ऊपर रिसर्च करनी है, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ताकि साइंस में आगे जो मैकेनिकल पार्ट्स है, जो मशीनरी पार्ट्स है, उसमें मैं उनके कॉन्सेप्ट को यूज करके डिफरेंट चीजों का मैन्युफैक्चरिंग कर सकूं। तो इस एनालिसिस के लिए, इस पूरे स्टडी के लिए हमें किसी एक पार्ट के जो वेरिएशन है उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है उसके ऊपर। तो फिर हम लोग क्या करते हैं बॉडी में, जब मुझे एक्सटर्नल चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल को कांस्टेंट मान लेते हैं, और जब इंटरनल की रिक्वायरमेंट होती है तो एक्सटर्नल वाले पार्ट को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जब आप इंटरनल चेंजेस की बात करोगे, इंटरनली क्या चेंजेस होता है, तो फिर वो आ जाएगा यहां सॉलिड बॉडी में, और फिर वो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दिस सब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप कह लो या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कह लो, सेम चीज है। तो ये वाला सब्जेक्ट आपका हो जाएगा कब, जब आप इंटरनल एनालिसिस, इंटरनल चेंजेस के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल एनालिसिस करना चाहते हो तो इंटरनल को हमने कांस्टेंट मान लिया, इंटरनल में कोई चेंज नहीं होगा और सारी चेंजेस कैसी होगी, एक्सटर्नल। तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी होगी वो कैसी हो जाएगी, रिजिड। उस टाइम पे हमारी ये रिजिड बॉडी हो जाएगी, और इस रिजिड बॉडी के अंदर जब फोर्स आप लगाओगे तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्सटर्नल चेंजेज होगा। लाइक एक्सटर्नल चेंजेज में कैसा, एग्जांपल से जरा बात कर लेते हैं, इनको इलस्ट्रेट करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे मान लो कि आपका एक मटेरियल है, मटेरियल में जैसे मान लिया मैंने व्हील ले लिया, ठीक है। व्हील, आपने व्हील देखा होगा, जो व्हीकल्स वगैरह में व्हील चक्के लगे होते हैं। जब आप उसके ऊपर फोर्स देते हो, एक्सिलरेट करते हो, फोर्स लगाते हो, उस पर टॉर्क लगाते हो, उसको रोटेट करता है, तो जब वो रोटेट करता है तो उसके एक्सटर्नल फीचर्स में क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। तो उन फोर्सेस के द्वारा जो एक्सटर्नल फीचर्स है वो एक्सटर्नल फीचर में आ रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। व्हील है, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, आपके पास बाइक है, फोर व्हीलर है, आपने एक्सेलरेटर दिया, उसमें टॉर्क जनरेट हुआ, पावर ट्रांसमिट हो रहा है। उस पावर ट्रांसमिट की वजह से एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो दिख रहा है कि उसने डिस्टेंस कवर की, कुछ स्पीड के साथ कवर की, स्पीड कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो ये एक्सटर्नल फीचर्स होंगे। इन्हीं एक्सटर्नल फीचर्स का एनालिसिस करना है कि जब फोर्सेस लगेंगे तो ठीक है, तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो उस फोर्स की वजह से जो आपका नेट बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, किधर डिसलोकेट करता है, उसकी पोजीशन कैसे चेंज करती है, ये सारी चीजों का हमें एनालिसिस करना है। तो इस केस में हमें इंटरनल फीचर्स को क्या रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो व्हील जो है वो एक्चुअली में रिजिड हो गया।
दिस इज एन ये एजम्पशन, ये मान लिया गया है, हाइपोथेटिकल एजम्पशन से, ये इमेजिनरी है कि आप मान लें कि ऐसा बॉडी जो जिसके अंदर इंटरनल चेंजिंग नहीं है वो उसको क्या बोल देंगे, रिजिड, बिकॉज आपको एनालिसिस किसकी करनी है, एक्सटर्नल फीचर्स की करनी है। ओके, सो ये आपका पॉइंट हो गया कि रिजिड बॉडी क्या होता है। आई होप आप रिजिड बॉडी के बारे में समझ गए होंगे। कुछ एग्जांपल्स कुछ फिगर्स के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिजिड बॉडी होता क्या है। ठीक है, इस पहले वाले फिगर में, ये जो फर्स्ट फिगर आपका दिख रहा है, इस पहले वाले फिगर में, ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में एक ये रॉड दिखाई दे रही होगी आपको। ये लेट सपोज इसको रॉड मान लो आप, ये जो सेक्शन है वो एक रॉड है, और दूसरे वाले पिक्चर में सेम रॉड है, वही रॉड यहां पे लिया, सेम रॉड, ठीक है, सेम रॉड है, बिल्कुल सेम चीजें हैं। अब अगर पहले वाले में मैंने दोनों इसके एंड पे एक स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग या एक केबल के थ्रू, धागे के थ्रू, रोप के थ्रू, रस्सी के थ्रू कुछ मास इसके अंदर अटैच कर दिए, ठीक है, ये मास मैंने क्या कर रखे हैं, अटैच कर रखे हैं, ये मास मैंने अटैच कर रखे हैं। ओके, तो ये आपकी बॉडी थी, और ये जो बॉडी है, सेम बॉडी यहां पे है, ये जो आपका है वो सेम आपका कहां पे, यहां पे है, सेम है यहां पे, ठीक है। अब इनमें क्या हो रखा है कि इस वाले में मैंने क्या किया, स्ट्रिंग के थ्रू, केबल के थ्रू दो मास अटैच कर रखे हैं, ये मास है यहां पे, ठीक है। इन मासेस की वजह से, ये मासेस की वजह से क्या हुआ कि एक मटेरियल है ऐसा, और दोनों तरफ से ऐसे मासेस ऐसे इसको पुल आउट कर नीचे की तरफ, ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस बॉडी को ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से नीचे इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, तो दोनों तरफ से आपने इसको वेट दे दिया। जब आप इसको वेट दे दोगे, ग्रेविटी अट्रैक्शन की वजह से ये नीचे फोर्स लग रहा है, उसी को आप वेट कहते हो, ठीक है। तो वेट अगर आपने नीचे की तरफ दे दिया तो इसके अंदर एक डिफॉर्मेशन आ गया, बिकॉज बीच में ये क्या था, सपोर्टेड था, बीच में ये क्या है, सपोर्टेड है, और आपने हैवी वेट दे दिया तो ये क्या कर गया, ऐसे डिफॉर्म कर गया, ठीक है, डिफॉर्म कर गया। लेकिन सेकंड वाले केस में जरा देखना, सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा मटेरियल है ये, ठीक है, सेकंड वाले केस में ये जो मटेरियल हमारा, इस मटेरियल में कोई भी चेंजेस नहीं आया, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आया, यही सेम काइंड ऑफ मटेरियल हमने यहां पे हैंग कराया है, जो ऊपर में मटेरियल है वही सेम चीजें हमने यहां पे हैंग कराया है, ठीक है, सेम चीजें यहां पे ये लटक रही है इसके थ्रू। तो इस वाले सीन में क्या है कि आपके पास कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो इस वाले में क्या देखने को मिला, यहां पे इस वाले में क्या देखने को मिला कि ये डिफॉर्म कर गया, लेकिन इस वाले में कोई भी डिफॉर्मेशन यहां पे नहीं हो रहा है, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो आप जरा बताना कि ये आपका हो गया फर्स्ट पिक्चर नंबर 1, और ये आपका हो गया पिक्चर नंबर 2। रिजिड कौन सा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, फिगर 1 या फिगर 2, कौन सा रिजिड होगा बताना। रिजिड किसको मानेंगे, पिक्चर 1 और पिक्चर 2, किसमें ये जो रॉड है वो रिजिड किसमें है। रिजिड का मतलब ये आपने देखा क्या होता है, रिजिड का मतलब कि कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आप कितना भी हैवी से हैवी वेट उसके ऊपर लगा दो वो डिफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये जो सीन है ना, ये आप घर में देख सकते हैं, या बाहर मार्केट में आप सब्जी लेने अगर जाते हो तो जो सब्जी वालों के पास होता है ना वो वेट बैलेंस मशीन, तराजू, ठीक है, उसमें दोनों पल्ले पर अगर आप बहुत ज्यादा हैवी वेट रख दोगे तो ऊपर का वो जो स्टील स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, बेंड कर जाएगा, ठीक है। अगर आप जो सब्जी वाले होते हैं उनके ऊपर आप अगर खुद के वेट को दे दें तो बहुत ज्यादा वेट होने की वजह से वो क्या होगा, या तो वो टूट जाएगा, या फिर जो आपका स्ट्रिंग है जिसके ऊपर से वो लटका हुआ है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं मानता हूं कि ये ऊपर वाला क्या आएगा, वो क्या कर बेंड कर जाएगा, तो वो बेंड हो जाएगा, तो वो बेंड हो गया, डिफॉर्म हो गया ड्यू टू अप्लाइड लोड, उस एप्लीकेशन ऑफ लोड की वजह से। लोड कौन सा लगाया, ये लोड आपने लगाया, ये लोड है और ये लोड है, ये दो आपने लोड लगा रखे, तो इनकी वजह से ये क्या कर गया, डिफॉर्म कर गया। लेकिन सेम केस में यहां पे ये डिफॉर्म नहीं करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। क्लियर है। रिजिड का मतलब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो लिटरेचरली इसको डिफाइन आप ऐसे भी कर सकते हो कि रिजिड बॉडी में, ये जो बॉडी रिजिड है, इस रिजिड बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नहीं होना चाहिए, यानी इस वाले पॉइंट का ये जो ये सेक्शन है, इस सेक्शन का डिफॉर्मेशन इसी बॉडी के किसी दूसरे सेक्शन के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, यानी विथ टाइम के रेस्पेक्ट में इनके बीच में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्लियर है। रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज, जो हमारी रिजिड बॉडी होती है ये डिफाइंड होती है, रिजिड बॉडी एज अ डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ मैटर, द पार्ट्स विच आर फिक्स्ड
पोजीशन, उसके पोजीशंस क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, है ना, फिक्स्ड पोजीशन रिलेटिव टू ईच अदर, आपस में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि अगर आप कोई भी ये वाला पॉइंट ले ले और कोई दूसरा ये पॉइंट ले ले आप, तो इनके बीच में पहले और बाद में, यानी लोड लगाने के पहले और आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ लोड लगाने के पहले और बाद, दोनों ही कंडीशंस में ये क्या होगा, सेम होगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। बट आप अगर इस वाले केस में देखना कि ये वाला पिक्चर में जैसे ही लोड लगाया गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ये डिफॉर्म कर गया। पहले इनके बीच में कुछ अलग डिस्टेंस था, जब ये नीचे की तरफ डिफॉर्म कर जाएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ अलग हो जाएगा। तो इस केस में क्या कर रहा है, वो डिफॉर्म कर रहा है ना। तो इस डिफॉर्मेशंस की वजह से ये पार्ट जो है वो रिजिड नहीं होगा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे। तो रिजिड में क्या हुआ, ईच अदर, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। फिजिकल बॉडीज आर नेवर एब्सोल्युटली बट डिफॉर्म स्लाइटली अंडर द एक्शन ऑफ लोड। जितने भी मैं आपके फिजिकल्स बॉडी होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, फिजिकल बॉडी का मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको नेकेड आई से आप देख सकते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, डिफॉर्म स्लाइटली। वो क्या करते हैं, डिफॉर्म। जैसे ही आप लोड लगाओगे तो वो क्या करेंगे, डिफॉर्म करेंगे, ठीक है। इफ द डिफॉर्मेशन इज नेग्लिजिबल, उसी डिफॉर्मेशन को बोला जा रहा है कि अगर वो डिफ्लेक्शन नेग्लिजिबल कर दें एज कंपेयर टू देयर साइज, उसके साइज के रेस्पेक्ट में अगर उसके डिफॉर्मेशन को नेग्लिजिबल कर दिया जाए, यानी जो उसका साइज है, उसका डिफॉर्मेशन जो थोड़ा बहुत हो रहा है उसके अगर आप नेग्लिजिबल कर लो, आप ये मान लो कि वो डिफॉर्म किया ही नहीं। इस नेग्लिजिबल का मतलब क्या हुआ कि आप ये मान लें कि उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो अगर ये डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है देन क्या कह सकते हैं उसको, बॉडी कैसा हो गया, रिजिड, ठीक है। तो वो बॉडी कैसा हो जाएगा, रिजिड। आई होप आपको रिजिड बॉडी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है रिजिड बॉडी। मैं आपको बताऊं, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, सिविल का या मैकेनिकल का, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात कर ले तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपका होगा उसमें एक चैप्टर है डिफॉर्मेशन ऑफ बीम, डिफॉर्मेशन ऑफ कॉलम, ये आप कैलकुलेशन करते हो। तो जब बीम की डिफॉर्मेशन आप करोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसमें कुछ पार्ट को रिजिड कर दिया जाता है कि एक बीम है, उसके कुछ पार्ट्स अगर रिजिड है तो बताइए इसमें डिफॉर्मेशन कैसा होगा। लाइक दिस, जैसे ये मैं आपको दिखाऊं कि क्वेश्चन कैसा आ सकता है। यहां से ये आपका एक बीम हो गया, ठीक है, ये आपका एक बीम हो गया। ये सॉम वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस रिजिड वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। ये बीम हो गया और इसमें मैंने ये कह दिया कि इसके इतने पार्ट जो है वो रिजिड है। ये वाला पार्ट जो है इसका क्या है, रिजिड है, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया कि ये कैसा है, रिजिड, ये रिजिड है। और अब मैंने कह दिया आपको कि यहां पे लोड मैं अप्लाई कर दे रहा हूं, तो बताना इस लोड की वजह से डिफॉर्मेशन कितना आएगा, इस वाले पॉइंट का डिफॉर्मेशन कितना आएगा, ठीक है, या इस वाले पॉइंट का डिफॉर्मेशन कितना आएगा, या इस वाले पॉइंट का डिफॉर्मेशन कितना आएगा। ये डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझना कि ये जितने पार्ट तक रिजिड लिखा गया है, ये जो पार्ट आपका जो रिजिड है, इस रिजिड पार्ट में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। ओके, सो रिजिड में एक सिंपल सा लाइन कि जितने भी पार्ट को आप रिजिड कह देंगे उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो बॉडी यूज होगी वो कैसा बॉडी होगा, रिजिड। ओके।